बोर्ड पे देखिए, तुम और लेट से आ रहा है जी। ठीक है, रहने दो, समय से आया करो थोड़ा, नहीं तो ऐसे ही सेशन लेट चलता है तुम उसमें भी। ठीक है, रहने दो। चलिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब देखो, इस बैच में आपको स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी अभी शुरू होगा। इस बैच में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, तो जो लोग अभी नहीं पढ़े वर्ल्ड ज्योग्राफी वो परेशान मत हुए। वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर या तो 8 बजे चलता है या 9 बजे चालू होगा इसके बाद, तो फिर आप वहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत जो बेसिक सारी बातें होती हैं, जहाँ से भूगोल का आप क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कोई अर्थ लिखना है तो ABCD समझना पड़ेगा, क ख ग पढ़ना पड़ेगा कोई भी शब्द लिखने के लिए। वैसे भी इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है या कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने कवर कर लिए होते हैं, तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी को समझना। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर भारत का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, तो वहाँ पे अवस्थिति एवं विस्तार आएगा, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा, जिसको हमने पहले पढ़ रखा है काफ़ी डिटेल में कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होता है। फिर भी उन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कशन होगा, लेकिन उतने उस लेवल पे नहीं जाएगा जितने हेलो लिखने के काम बाद में करना, पहले अब समझ लो। तो उस लेवल पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ेंगे आप, जिस लेवल पे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी तरह से उसको पूरे डिटेल में पढ़ते, वहाँ से कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है, किसी लोकेशन को कैसे निकाला जाता है, तो ये सारा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऐसा। फिर भी यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बोर्ड पे जो हमने सिलेबस लिखा, ये पूरा ज्योग्राफी का एक सिलेबस है। अब जो आपका जियोग्राफी का पोर्शन है, आपके एग्जामिनेशन में कहाँ ये हिट करता है और कितने नंबर का आता है, उस पर अगर बात करें इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो, जहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन है, मैं अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग नेचर है। जैसे एसएससी का एग्जाम है तो उसमें तो अब मेंस में भी शामिल कर दिया है जीके जीएस, पहले नहीं था, अभी सिलेबस चेंज हुआ एसएससी का, जैसे कि आपको पता ही होगा। चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, पहले सीजीएल में क्या था कि एक पेपर मैथ होता था, एक पेपर इंग्लिश होता था, 200 नंबर का। अब तो उसको हटा दिया, अब तो जीके जीएस भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जहाँ पे भी जीके जीएस होगा, अब मान लो कि जीके जीएस के अंतर्गत 5, 6, 7 टॉपिक आता है पूरा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है थोड़ा बहुत। फिर इसमें आप जाएंगे तो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें अब एक नया इंक्लूड हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इसरो है वगैरह वगैरह चीज़ें, DRDO के बारे में, मिसाइल वगैरह, ये सारा बात। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स हैं। तो पूरा ये लगभग 8-9 सेगमेंट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूरा कवर हो जाता है। अब आप सोचिए कि आपके एसएससी के पेपर में 25 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछता है। अब 8 भाग में है या 10 भाग में, मान लीजिए कि पूरा आपका जीके जीएस का सिलेबस है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25 क्वेश्चन का 8वां भाग या 25 क्वेश्चन का 10वां भाग ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछेगा। और 25 क्वेश्चन का 8वां या 10वां भाग 2 से 3 क्वेश्चन आपका भूगोल से मिलेगा। वैसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको इतिहास से मिलता है, वैसे ही 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, करंट अफेयर से रहेगा। तो चूंकि वहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 25 ही है, इसलिए वहाँ पे 8-10% या 20% वहाँ पे क्वेश्चन भूगोल से होगा, उसी रेशियो में मिलेगा। उसमें भी मान लीजिए 3 क्वेश्चन एसएससी में है, तो फिर 3 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा, 1-2 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से होगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही वहाँ पे कवर किया जाता है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरा, मान लीजिए कि एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, तो इसी एसएससी जीडी के पेपर में भी वही 25 क्वेश्चन जीके जीएस का है। अब इस 25 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो आप सीएचएसएल वगैरह के पेपर में है, तो वहाँ पे भी वही 10 भाग है। मतलब टोटल सिलेबस का 10वां भाग में 10 पार्ट में ये पूरा सामान्य अध्ययन का है, तो उसका 10वां भाग ही यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूरा ज्योग्राफी से मिल जाएगा। अब इसका 2 से 3 क्वेश्चन ही, अब ऐसे हैं 2-2 क्वेश्चन सबका तैयार करेंगे तब तो 25 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है कि मान लीजिए सीबीटी पेपर चल रहा है आपका, आप कंप्यूटर पे टेस्ट देते हैं, वो उस हिसाब से अब तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर भी नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन आ गया, 20 क्वेश्चन आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, तो 2 से 3 मिनट में पूरा क्वेश्चन आप क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन भी आपका बन गया, और मान लीजिए कि 1 घंटा पेपर में आपको चारों सेगमेंट बनाना था 15 मिनट, तो 2-3 मिनट में इसको बना लिए, तो बाकी समय जो आपका बच गया इधर से 10-15 मिनट, उसको आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने में लगाते हैं और उसका फिर फायदा उठाते हैं। अब इसको भी आप नहीं सॉल्व करें और मैथ रीजनिंग में, फिर तो आपको थोड़ा सा समय तो लेना ही पड़ेगा। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ को नहीं अटेम्प्ट आपकी कर सकते हैं, तो फिर वहाँ से जो समय बचता है फिर उसको मैथ में इन्वेस्ट किया जाता है कि फिर वहाँ से बना के पेपर को क्या किया जाए कंप्लीट। तो एक तो ये इसका फ़ायदा है।
मान लीजिए कि बिहार पुलिस का पेपर है तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन है जीके जीएस का, मतलब 80-90 के आसपास जीके जीएस आता है। तो अब उसके हिसाब से अगर निकाले 15-20% तो फिर वहाँ से 8-10 क्वेश्चन भूगोल का बन जाएगा। बिहार एसआई का पेपर है जहाँ पे शुरुआत का पेपर 1 में अगर बात करें तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन जीके जीएस का है, 5 क्वेश्चन मैथ वो दे देता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी 5 क्वेश्चन पता ना फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए पीटी में दे देता है। मेंस में है मैथ रीजनिंग दरोगा का, बिहार दरोगा जो है। तो 100 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन में वही 10वां हिस्सा इसका, मतलब 10 से 15% के रेंज में आपका पूरा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा। 10 से 15 मतलब क्या, 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, पूरा परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे तो 15 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी से आएगा, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से होता है और 7-8 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से रहता है। मान लीजिए कमीशन का पेपर देते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन का 15-20% तो फिर ये 15-20 क्वेश्चन हो जाता है। तो जिस हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न है उसी के हिसाब से फिर इसका सिलेबस डिफाइन है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। अब ऐसा नहीं कि आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं और 25 क्वेश्चन उसमें पूछना ही है, अब इसी के लिए दिन रात आप जीएससी पढ़ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 हिंदी है, तो 20-20 हो गया आपसे। हाँ 20-20 अब हो गया, पहले 25-25 होता था, तो 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है। तो अब रीजनिंग मैथ को उस लेवल पर, इस पेपर की इस पेपर का नेचर है कि इसमें मैथ रीजनिंग है ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। दरोगा का पेपर दे रहे हैं तो इसमें जीके जीएस ज़्यादा, तो आपको जीके जीएस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिहार पुलिस का पेपर देना है तो उसमें जीके जीएस ज़्यादा है तो जीके जीएस पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है। अगर आपको हाल फिलहाल में एग्जाम देना है तब, अगर आप हाल फिलहाल में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपका प्लानिंग है कि अभी पूरा एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद से अभी साल भर के बाद या 7-8-10 महीना के बाद एग्जाम देना है, तो अभी बेसिक तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही रहता है कि एक बार आप पूरा सिलेबस को पहले कंप्लीट करिए अच्छा से। जो मैथ है 20-25 चैप्टर जितना है उसको बढ़िया से पढ़ के बढ़िया से उसका नोट्स बनाइए, एक किताब घर पे रखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। वैसे ही रीजनिंग है तो रीजनिंग का एक किताब घर पे रखिए, उसको बढ़िया से नोट्स बना के पढ़िए और उसका प्रैक्टिस करिए घर पे। तो ये दो तो है कि 8-10 माह 1 साल के अंतर्गत ये दोनों सेगमेंट खत्म हो जाते हैं, तो इसको केवल रिविजन करना होता है, तो आप इसको रिवीजन करके होल्ड पे रखिए। वैसे ही जीके जीएस है तो जीके जीएस आप पढ़िए, फिर उसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, फिर ये सब पढ़कर छोटा छोटा आपका नोट्स तैयार होगा। फिर ये साल भर जब आप पढ़ लेते हैं पूरा, इसका आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाता है, तब आप एग्जाम के लिए अप्रोच करते हैं और फिर एग्जाम में आप जाकर अपियर होते हैं, फिर उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो जिसका एग्जाम हो वही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता है, जिसका एग्जाम अभी नहीं है वो तो पूरा सिलेबस एक बार उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसी बीच में अब मान लीजिए कि कोई पेपर है जहाँ पे इंग्लिश भी है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश भी अलग से करना पड़ता है, तो आप उसके लिए भी पढ़ाई करेंगे। बाकी में तो ज़्यादातर इंग्लिश नहीं है, ये 3 एग्जाम अभी भारत में है जहाँ पे इंग्लिश मतलब रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। ठीक है, बाकी रेलवे चले जाएं, चाहे पे एसएससी जीडी में आएंगे तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, आप कोई रखे तो हिंदी भाषी लोग सामान्य तो हिंदी ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि आपके पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है, जीके जीएस वहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो 10 से 15% क्वेश्चन आपका अलग अलग सेगमेंट से सारा आएगा तो फिर वहाँ से करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि मान लो कि यूपी का कोई पेपर देते हैं तो यूपी के पेपर के लिए ज्योग्राफी मतलब काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। बिहार का पेपर देते हैं तो बिहार में हिस्ट्री काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। अब पता नहीं ऐसा क्या लॉजिक है, हिस्ट्री चाहे बिहार की बात करें तो दरोगा चाहे कोई भी पेपर दे तो हिस्ट्री अच्छा खासा, जैसे बीपीएससी का है तो 35 क्वेश्चन हर साल, मतलब वो समझिए कि छपा हुआ है वहाँ पे इतिहास का क्वेश्चन, एंसेंट, मेडवल और मॉडर्न मिला के। वैसे आप यूपीपीसीएस का पेपर देते हैं तो समझिए 30 से 35 क्वेश्चन भूगोल का वहाँ पे छपा हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तरह से कुछ स्टेट वाइज भी अगर जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा मिल जाता है आपको, कहीं पे हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं पे ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं पे पॉलिटी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मतलब वो सेटअप की गई हैं। तो आपको अपने हिसाब से नेक्स्ट आपको कौन सा पेपर अपियर होना है, उस पेपर को हम बार बार बोलते हैं कि सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। उस क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मान लीजिए कि दरोगा का पेपर आगे आपको टारगेट करना है जो आने वाला वैकेंसी है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि प्रीवियस ईयर दरोगा का क्वेश्चन 20 साल का व्यवस्था करें।
जाकर घर पे उसको शांत दिमाग से मोबाइल साइड में करके बैठ के पहले सोचे कि कौन कौन सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, करंट अफेयर्स के कितने आते हैं, साइंस से कितने आते हैं। तो फिर उसका एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, तब आप जाएं हिस्ट्री पढ़े उसको, फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली पढ़े कि हिस्ट्री इतना है, ज्योग्राफी इतना है, फिर सारी सब्जेक्ट्स इतने हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको क्या करें, पढ़ें, फिर समझे, फिर क्वेश्चन लगाएं, फिर सेट लगाएं, तब जाकर काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही केवल जनरल कंपटीशन की एक खास बात है कि इसमें बस लोग पढ़ते ही जाता है, ना कभी क्वेश्चन पेपर से भेंट होता है, ना कभी प्रीवियस ईयर देखता है, और देखते देखते 1.5-2 साल क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को भी दिमाग में रखना है। अब ये जो सिलेबस हमने लिखा है पूरा, एक ओवरऑल पूरा ज्योग्राफी का हमने सिलेबस लिख दिया है। इसमें से तो शुरू होगा आपका भारत का भूगोल यहाँ से। अब इन चीज़ों, इधर से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी साथ में इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो भूगोल की बात करें तो भूगोल पहले भी आपको डेफिनेशन बताया गया, 2 शब्द से ये मिल कर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो शॉर्टकट में इसकी परिभाषा एक लाइन में दिया जा सकता है, पृथ्वी का जो अध्ययन है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो पूरा पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। अब इस पूरे भूगोल को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक को बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा को बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। मतलब इस पृथ्वी का जो अध्ययन करना है, जो ग्लोब नामक पृथ्वी है, एक पृथ्वी का अध्ययन करना है एक पूरे विश्व के पर्सपेक्टिव में, यानी विश्व को ध्यान में रखकर, और इसी पृथ्वी का अध्ययन करना है भारत को ध्यान में रखकर, बाकी कुछ नहीं। अभी बोले कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो इस पृथ्वी का अध्ययन करना एक बार पूरे विश्व को ध्यान में रखकर, और इस पृथ्वी का अध्ययन करना एक बार पूरे भारत को ध्यान में रखकर। तो जब विश्व को ध्यान में रखकर करेंगे तो ये विश्व भूगोल का हिस्सा होगा, जो भारत को ध्यान में रखकर करेंगे तो ये भारत का भूगोल का क्या होगा, हिस्सा होगा। अब इस पूरे विश्व भूगोल की अगर बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया। एक होता है प्राकृतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं, और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, या इसको बोलते हैं मानव भूगोल। ये मानव भूगोल के कुछ टॉपिक आपको कवर होते जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही। जैसे एग्रीकल्चर है, तो जब इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे साथ ही साथ आपको पूरे विश्व के एग्रीकल्चर का पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। भारत के कौन से स्टेट में कहाँ पे क्या अभी प्रोडक्शन रेट है, वो सब करंट डाटा अपडेट होगा आपको। न्यू इकोनॉमिक सर्वे से ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि कौन सा राज्य किस चीज़ में प्रोडक्शन में टॉप 3 स्टेट में है। वैसे मिनरल्स वाला भी टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड वाला जो छूटा हुआ है, जैसे वर्ल्ड कृषि एग्रीकल्चर नहीं किया है, वर्ल्ड संसाधनों को नहीं किया है, तो ये सारा है आपका इंडियन ज्योग्राफी के साथ। जब इंडियन एग्रीकल्चर कर रहे होंगे उसी समय पूरा वर्ल्ड का एग्रीकल्चर भी कवर होगा। जब भारत का संसाधन करेंगे तो उसी समय विश्व के संसाधनों में कौन से कंट्री का भी क्या रोल है और कौन सा कहाँ पे कितना उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर होगी। कोई दिक्कत। अब इस पूरे फिजिकल ज्योग्राफी यानी पूरे विश्व के भूगोल में देखें, जो प्राकृतिक भूगोल है, इस प्राकृतिक भूगोल के पहला 4 टॉपिक मेनली यहाँ पे पढ़ा जाता है। एक को पहला है कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान इसको बोलते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसमें बिग बैंग थ्योरी वगैरह है। तो पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति है इसमें। इसी में सौरमंडल है, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, सौरमंडल के 8 ग्रह, उनका कैसे परिक्रमण परिभ्रमण, वो सारी चीज़ें क्या है, उनका ड्यूरेशन क्या है, फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारा चीज़ आपका आता है कहाँ पे, खगोल विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक इसी में आता है जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी का स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी कैसे बना, उसके आंतरिक भाग में क्या है, उसके बाह्य परत में क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी के सरफेस पे बनने वाले पर्वत, पठार, मैदान, इन सारी चीज़ों का किस प्रकार से बने, वो यहाँ से चीज़ें पता होता है। साथ ही साथ इसमें भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह जितना सारा टॉपिक है वो सारा कवर हो जाता है कहाँ पे, भू आकृतिक विज्ञान में। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। अब इस क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आपको पूरा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में किस प्रकार से किन किन गैसों का कंपोजिशन है, डस्ट पार्टिकल कितना है, ये सारा चीज़, फिर आंधी, तूफान, ओला, वर्षा, साइक्लोन वगैरह जितना सारा चीज़ है वो सब कहाँ पे आता है, क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान में। ठीक है, उसके बाद से एक टॉपिक आता है समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। इसमें पूरे 5 महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, उनका पूरा डिटेल कहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। फिर ओशियनिक फ्लोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि महासागरों के अंतर्गत किस प्रकार से स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं ओशियनोग्राफी में।
ठीक है। इसका दूसरा हिस्सा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, संसाधन, औद्योगिक क्रियाएं, फिर सामाजिक में जनसंख्या कुछ आ जाता है, कुछ इसी में प्रजातियां वगैरह भी आ जाती हैं। इसी का एक हिस्सा होता है आपका प्रादेशिक भूगोल। इसी का एक हिस्सा होता है प्रादेशिक भूगोल, जिसको हम रीजनल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अब इस प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे 7 ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा डिटेल आप पढ़ते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ पे है, उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपका ओवरऑल आ जाता है किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत या विश्व भूगोल के अंतर्गत। अब यहाँ पे जितने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं वो अब किसी, चूंकि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ना है, तो अब इन्हीं सारी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आप इंडियन ज्योग्राफी पे पहुंचते हैं और भारत का भूगोल हम पढ़ते हैं। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले भारत के बारे में जानेंगे, दुनिया के मानचित्र पर ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, कौन सा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कर्क रेखा कहाँ से पास करता है, भारत का मानक समय रेखा क्या है, बाउंड्री पे कौन कौन से कंट्री है, कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, इसका स्थलीय सीमा कितना है, समुद्री सीमा कितना है, सब राज्य की राजधानी किस प्रकार से लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको, इसी में आपको भारत का मैपिंग भी आ जाएगा, पूरा भारत का मैपिंग। इसमें से कुछ स्टेट वाइज मैपिंग भी इस बार लेंगे हम, जैसे स्टेट वाइज जैसे बिहार है तो बिहार की मैपिंग वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। उत्तर प्रदेश की मैपिंग है तो उत्तर प्रदेश की मैपिंग, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ स्टेट के यहाँ पे मैपिंग भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी में हम साथ ही साथ सामान्य परिचय में हम देखेंगे भारत की सीमा रेखा से कौन कौन सा कंट्री का बॉर्डर साझा होता है, अभी वहाँ पे कौन कौन सा डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे चाइना के साथ गलवान वैली में वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, फिर डोकलाम को लेकर भारत और चाइना के बीच और भूटान के बीच थोड़ा सा विवाद हुआ, तो ये डोकलाम किधर है, ये इसका हिस्टोरिक पॉइंट क्या है, क्यों वहाँ पे इतना विवाद हुआ, फिर वहाँ पे क्या आउटपुट निकला। फिर वैसे पीओके रीजन क्या है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि पीओके लेने की प्लानिंग चल रही है, तो ये पीओके क्या है, कब पाकिस्तान ने वहाँ पर ग्रहण किया है, पूरे मानचित्र पर ये कहाँ है। ठीक है, अक्साई चीन, कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि अक्साई चीन चाइना ने अधिकार करके रखा है जम्मू कश्मीर के एक भाग पे, तो ये सारा चीज़ ये मैपिंग के पहले चैप्टर में ही आ जाएगा। फिर सरक्रिक विवाद एक है भारत पाकिस्तान के साथ, फिर भारत बांग्लादेश के साथ कुछ विवाद है, भारत चाइना के साथ कुछ विवाद है, तो ये सब मैपिंग के साथ ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक आपका इंडियन ज्योग्राफी में खत्म होगा, ये कौन, सामान्य परिचय भारत का, कोई दिक्कत परेशानी। इसमें दूसरा टॉपिक आएगा भारत का भौतिक विभाजन। सामान्य परिचय मतलब किसी का, मान लीजिए किसी आदमी का, आपका नया आदमी आपसे मुलाकात हुआ तो सबसे पहले उसका परिचय समझते हैं आप भी कि आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, ये सारा चीज़ पता करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है, तब अंदर की बात जानने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसा है, सही है कि गलत है, बोलो ना जैसे। तो वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी के साथ है, पहले चैप्टर में ऊपर से आप परिचय समझेंगे कि भारत भाई कहाँ है, कैसे है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन भारत के इस पूरे मानचित्र पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब विविधताओं का देश, इस भारत को समझेंगे कि इसी भारत के अंतर्गत एक तरफ देखें तो गुजरात, राजस्थान में चले जाएं तो कभी ठंडी से मुलाकात, सूर्य का प्रकाश कभी लोप ही नहीं होता है, हमेशा सूर्य की मतलब किरणें वहाँ पे पड़ते रहती है। जब इसी के दूसरे साइड पूरब में जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचे तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कभी पहुँचता है, इतनी सारी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं कि सूर्य के प्रकाश पहुँचने, धरती पे पहुँचने में भी थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती। एक तरफ जाएं उत्तर में तो जम्मू कश्मीर की वादियों में जाएं तो वहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पूरी तरह से माहौल मिलेंगे, दक्षिण में जाएं तो कभी ठंडा ही नहीं लगता है। तो इस प्रकार की भयानक डाइवर्सिटी को समेटे हुए उस पूरे भारत की विविधता को आप समझ पाएंगे भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत। अलग अलग पार्ट में इसका विभाजन किया गया, भारत का मैदानी इलाका है, भारत का पर्वतीय इलाका है, भारत का पठारी इलाका है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पठारी कहाँ पे है, मरुस्थल कहाँ पे है, आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत नदियों का देश है, 200 लगभग बड़ी छोटी नदियां यहाँ पे पाई जाती हैं, परंतु इसमें से 15-20 ऐसे नदियां हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत। पूरा भारत का नदी तंत्र इसमें डिस्कस किया जाएगा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी, नीचे पहुँचे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नाम सुने होंगे ये सब, नर्मदा, ताप्ती, तो इन सारी नदियों के बारे में डिस्कस होगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, झील और बहुउद्देशीय परियोजना, ये टॉपिक थोड़ा सा लास्ट में आता है, लेकिन हम यहीं पे अटैच करके, क्योंकि नदी किए होते हैं
तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ताज़ा तरीन रहता है। तो फिर ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जितने सारे हैं अधिकांशतः वो किसी न किसी रिवर के ऊपर है। तो रिवर वाला टॉपिक, हेलो क्या नीचे देख रहे हैं, रिवर वाला टॉपिक आप चूंकि इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में कलेक्ट किए हैं तो फिर ये समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए दोनों का अटैच करके झील और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक साथ कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत की मृदा, पूरे भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कौन है, अभी कौन कौन सी सरकार की योजना, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड चलाया जा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है, कैसे चलाया जा रहा है, तो सारी चीज़ें करंट्स अपडेट करके यहाँ पे मिलेंगी। एक बात तो ये फायदा होगा कि ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है वो भी सारे इसमें क्या होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि, देश की आधी जनसंख्या जो कि इसी पर निर्भर है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है कि भाई भारत का किसान किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से कृषि करता है, किधर चावल होता है, किधर गेहूं होता है, किधर मक्का होता है, किधर के लोग क्या खाते पीते हैं, सारा चीज़ यहीं से आपको पता चल जाएगा। जिधर जिसका उत्पादन होगा वही भाई खाएगा, बोलो ना। जैसे दक्षिण भारत चले जाए, साउथ इंडिया के बेल्ट में, इधर साउथ इंडिया के इधर वाले बेल्ट में चले जाए, तमिलनाडु बंगाल वगैरह इलाके में, तो बंगाल जाए तो कभी रोटी से भेंट नहीं होगा, जिधर होटल में जाए उधर चावल ही चावल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर साल भर में 3 बार चावल का ही प्रोडक्शन कर दिया जाता है। तो चावल रोटी खरीदना होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई, एक रोटी का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। चले जाएं हरियाणा पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ चावल खोजने से नहीं मिलेगा। इतना बड़ा प्लेट देगा, 5 रोटी देगा, इतना सा कटोरी में देगा चावल, देख के ही आपको लगेगा भाई क्या दिया, इतना तो खाते समय गिर जाता है अपने आप यहाँ, ठीक है। तो इतना सा कटोरी में चावल देगा, दोबारा चावल मांग ले तो ऐसे देखेगा, लग रहा है कि कहीं दूसरे जगह से आयात होकर आए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, तो वो सब इस प्रकार से। लेकिन बिहार में ये दोनों के बीच में है, मिसलेनियस है, सुबह चावल खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, बिंदास रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जहाँ पे जैसे जाए वैसे माहौल में ढल जाते हैं। दक्षिण में जाए तो रोटी खाकर, चावल खाकर भी काम चल जाएगा, नॉर्थ में जाए तो रोटी खाकर भी काम चल जाएगा। तो दोनों मिसलेनियस है, हम लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरा एग्रीकल्चर डिस्कस होगा, इसका लेटेस्ट जितना डाटा होगा वो सब यहाँ पे अपडेट मिलेगा। उसके बाद से भारत में रिसोर्स देखेंगे, संसाधन। दुनिया के 130 करोड़ पॉपुलेशन को, जिस भारत की भूमि पर 2.5% भूमि पर 130 करोड़ पॉपुलेशन निवास कर रही है, वहाँ पे कितना संसाधन है। हम क्यों थोड़ा सा पीछे रह गए, अमेरिका और ये रसिया वगैरह इतना सब तिगड़मबाजी करते हैं, तो हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच गए। तो भाई संसाधन होना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी मान लो कि 5-10 बीघा ज़मीन है, और गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, तो जिसके पास 10 बीघा पहले से, वो थोड़ा सा पहले से लीड में रहेगा भाई, वो 2-4 कट्ठा बेच देगा, आराम से खाएगा। जिसके पास है ही नहीं तो क्या बेचेगा भाई, वो दिन भर मजदूरी करके उसी खाते पीते हैं, उसकी ज़िंदगी मतलब उतना बेहतर नहीं हो। तब इसमें हम देखेंगे भाई भारत में कितना संसाधन है। अमेरिका से तुलना करें, चाहे रसिया से तुलना करें, बाकी और भी कंट्री से तुलना करें, तो बहुत कम संसाधन है अपने पास। फिर भी उस संसाधन के बल पे ही हम दुनिया के लगभग 20% पॉपुलेशन को हम खिला पिला के जिला रहे हैं। तो मतलब ये भी कोई अपने आप में कम बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। दुनिया का 2.4% ही भूमि अपने पास है, लेकिन दुनिया के 20% पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं, मतलब खा पी रहे हैं हम लोग, और अपने खाते भी और दूसरे जगह भेज भी देते हैं। जैसा अफगानिस्तान में भूकंप आया था, 1000 ट्रक ऐसे ही गेहूं का मुफ्त में भिजवा दिए गए, लो भाई खाओ पियो एंजॉय करो, टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं। अपने यहाँ ज़्यादा गेहूं बड़ा पड़ा है। श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, इतना सारा गेहूं वगैरह, कितना सारा संसाधन पहुंचवा दिए। दुनिया कोविड से प्रभावित थी तो कितना कोविड वैक्सीन ऐसे मुफ्त में हमने दे दी, ले जाओ भाई कोविड वैक्सीन लगाओ, ठीक है। तो मतलब है अपना लेवल इतना है, हेलो बात नहीं करो। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये एग्रीकल्चर संसाधन में ये सारी चीज़ें देखेंगे। औद्योगिक स्तर पे भारत थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो ज़्यादा औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर भी अभी सरकार की पॉलिसी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा इधर ठीक ठाक माहौल दिख रहा है। तो उद्योग देखेंगे कि भारत में कहाँ पे किस प्रकार से औद्योगिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, कहाँ कहाँ से मेन उद्योग हैं, तो ये सारा चीज़ देखेंगे। स्टील उद्योग, कोयला उद्योग, अलग अलग प्रकार की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो ठीक है। तो इसमें देखेंगे नेशनल हाईवे आएगा, आपका स्टेट हाईवे आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सड़कें आती हैं इसमें, फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाला गांव में जो वो बनता है तो ढाल के, वो सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे। अभी क्या पूरा भारत में सिनेरियो है, कितने नेशनल हाईवे हैं, कितने स्टेट हाईवे हैं, ये सारा चीज़ आपको भारत के परिवहन वाले तक। अब इसमें केवल रोड ही नहीं है, इसमें फिर आपको रेलवे भी पढ़ेंगे। आप रेलवे के बारे में भी पढ़ेंगे कि रेलवे का भी कितने जोन हो गए हैं, उनका कहाँ कहाँ पे अपना अपना मुख्यालय है, उनकी क्या क्या खासियत है, कौन सा रेलवे जोन इंपॉर्टेंट है, कौन क्या चीज़ें हैं। तो आपका रेलवे भी आ जाएगा इसमें। आपको वायु परिवहन भी आ जाएगा,
कब वायु परिवहन की भारत में शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये तमाम चीज़ें कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, बिहार का क्या स्थिति है, तो ये सारा चीज़ें। नेक्स्ट इसी में अब नया जल परिवहन भी आ गया है। अभी भारत सरकार अभी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट स्टार्ट किया गया है, तो ये भी आपका है मतलब परिवहन के अंतर्गत भी ये भी हिस्सा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या। अब जनसंख्या में सेंसस अभी तो 2000 कायदे के हिसाब से 2021 वाला सेंसस आ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि 2020 में कोविड आ गया तो 2011 में लास्ट सेंसस आया हुआ है, जनगणना 2011, और 10 साल के बाद नया प्रकाशित होता है। तो 2020 में इसको होना था, लेकिन 2020 में तो सारा कोविड वगैरह का काफ़ी ज़्यादा लोचा था, तो फिर वहाँ पे सेंसस जनगणना हुआ नहीं। तो वो काम अभी चल रहा है, अभी सेंसस का काम चल रहा है, तो हो सकता है कि 2023 के आसपास ये मतलब सेंसस प्रकाशित होगा। तो अभी तो चूँकि 23 नहीं लगे, मतलब आपका 2011 वाला ही सेंसस लिखेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए अभी इम्पॉर्टेंट है। जब तक नया वाला नहीं आ जाता है तब तक 2011 का ही सेंसस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लास्ट में बच जाएगा जो उसको विविध में भारत के ट्राइबल्स वगैरह कहाँ पे किधर निवास करते हैं, और भी कुछ मिसलेनियस फैक्ट जो होता है वो सारा चीज़ आ जाएगा किसमें, विविध में। तो ये मुश्किल से 12 टॉपिक हैं जिसको आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्या करना है, कवर करना है। बोलो ना जैसा। इतना पढ़ने के पश्चात एक अच्छा खासा भारत के बारे में अब जानकारी हासिल कर लेंगे, और एक भारत के नागरिक होने के नाते इतना जानकारी, मतलब एग्जाम तो एक बात है ही, इतना जानकारी आपके पास होना भी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि बगल पूछ दे कि भाई आप बिहार में रहते हैं, झारखंड किधर, और पता ही नहीं चले, बोल दे भाई तमिलनाडु कहाँ है, आप चौक गए भाई तमिलनाडु भारत में है क्या। तो इस तरह से नहीं होगा। एक अच्छा खासा मतलब बेसिक चीज़ें जो है भारत के बारे में, तो ये भी जानकारी आप हासिल कर लेंगे। ज़्यादा क्लास इसमें इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा क्लास नहीं लगता है, फिर भी 35 से 40 क्लास में ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। इस लेवल पे फिनिश होगा कि आपके छोटे मोटे एग्जामिनेशन सब इस रेस में आ ही जाएंगे, दरोगा बीपीएससी के प्री लेवल पे, और एक ज्योग्राफी के पूरा ओवरऑल जो मतलब बेसिक होता है समझने वाली बातें, वो सारा चीज़ लगभग यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब बैच के लेवल कहाँ तक होगा, तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वहाँ तक इसका लेवल होगा, मतलब वहाँ तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब वहाँ तक कर लेंगे तो फिर एसएससी जीडी और एसएससी बैंकिंग इधर कुछ आने वाले जीके जीएस का क्वेश्चन उतना टॉप लेवल पे नहीं होंगे कि आपके मतलब वो कमान से बाहर चला जाए, आप ही के अंडर में रहेगा वो। बस शर्ते कि साथ साथ मेहनत करें। नहीं तो दिक्कत ये होता है कि जब क्लास शुरू होता है तो पूरा जनसंख्या घनत्व तो रहता है, बढ़ते बढ़ते जब टेस्ट लास्ट वाला होता है ना, तो सीधे 20-25% लोग कम हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हुआ तो इसमें से बहुत सारे महान आत्माएँ थी, वो मतलब आए ही नहीं। तो ये लॉजिक मतलब फिट नहीं बैठता है। आपने सब चीज़ पढ़ लिया, जब पचाने की टाइम आई तो आप उसको पचाए ही नहीं। ठीक है, तो ये काम अच्छा नहीं है। आप सब्जेक्ट फॉर्म्स के पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा सिलेबस मतलब वो आप एग्जाम मतलब उसको टेस्ट वगैरह को भी आप साथ साथ अपीयर करते रहें। नेक्स्ट, अब इसको पढ़ने के लिए आप किताब कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला बात सुनिए कि एक तो जो क्लास नोट्स होगा आपका, वो क्लास नोट्स अपने में ही 3-4 किताब का वो मिक्सअप होगा। एक तो एनसीईआरटी का डाटा इसमें सारा इंक्लूड रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा को लेकर इधर उधर थोड़ी सी बातें हैं, तो एनसीईआरटी का डाटा पूरा इंक्लूड रहेगा। साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण भूगोल को लेकर किताबें हैं वो सारा चीज़ इसमें कवर कर लेंगे हम। जैसे मान लीजिए महेश बर्नवाल का किताब है, चाहे और भी बीएस ग्लोवर का इसमें एक बुक किताब आता है, फिर माजिद हुसैन का किताब आता है। तो ये जितना सारा इंपॉर्टेंट किताब है ना, वो सब किताब का निचोड़ मतलब आप पढ़ने जाएंगे, फिर भी एक किताब आपके पास जरूर रहेगा घर पे सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले 3 बातें ध्यान में रखना है। कितना भाई? 3। एक तो पहले रोज़ क्लास आना है, इसमें कोई कोताही एक दिन छूटा तो फिर 2-3 दिन समझ में नहीं आएगा, फिर आप मतलब इधर उधर फंस जाएंगे। तो रोज़ क्लास आना है। दूसरा कि घर पे एक बुक किताब रखना है, रेफरेंस बुक घर पे पढ़ने के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी चाहे लूसेंट, अभी बता रहे हैं कि कौन सा किताब आप रखेंगे। दो बात हो गई। तीसरा कि जब भी टेस्ट हो तो सब काम छोड़ के टेस्ट में जरूर अपीयर हो जाना है। टेस्ट से भागने का मतलब कि पढ़ाई के प्रति आप सीरियस नहीं है, इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। औकात का पता लगना भी क्या है, जरूरी। नहीं तो औकात का पता नहीं, हवा में तीर चलाते रहिएगा कि यार हम तैयारी कर रहे हैं। जब टेस्ट दीजिएगा नहीं पढ़ के आइएगा, जब 5 नंबर आएगा 30 में तब लगेगा अरे भाई पढ़ना भी है। ठीक है, तो इस तरह से बातें समझ में आती हैं। तो टेस्ट देना है तो 3 काम करना है, रोज क्लास आना है, दूसरा एक रेफरेंस बुक घर पे रखना है, और तीसरा बात है कि टेस्ट में अपीयर होना है। 3 बातों के साथ किताब कौन कौन सा फॉलो करेंगे बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए कि आपको छोटे मोटे एग्जाम के लिए जाना है, मतलब 10+2 लेवल के एग्जाम तक आप प्रिपेयर, एसएससी जीडी वगैरह की अगर बात करें इस टाइप का एग्जाम, तो आप लूसेंट एक रख लीजिए।
भारत में तैयारी करने वाला कोई भी प्राणी इस लूसेंट नामक किताब को जरूर रखता है। चाहे आप दिल्ली चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, पटना चले जाएं, भले कोई किताब हो या न हो, लूसेंट उसके पास जरूर होगा। नहीं समझते हैं, मतलब तकिए के पास वो लूसेंट रहता ही रहता है, जब भी खोलेगा तो भाई लूसेंट। तो लूसेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अभी भी हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर, अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो जितने सारे एग्जाम होते हैं ना, उसके 60 to 70% क्वेश्चंस लूसेंट से ही बनते हैं। जीके जीएस की बात करना, मैथ रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं, तो फिर बातें मुनासिब। 60% क्वेश्चन आपके A to Z लूसेंट से मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। अब इतना मोटा किताब है, मतलब ठीक ठाक है, सारे सब्जेक्ट है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारा चीज़ है। तो 60% आप एसएससी जीडी का पेपर उठाकर देख लीजिए, आप क्वेश्चन जाकर लूसेंट से खोजिए, 60% क्वेश्चन में से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अब ऐसा नहीं कि आप देखो अब ये पढ़ने पे कम मजा आएगा। अब देखो, मान लो कि अब लूसेंट आप सोच रहे हो कि हम घर पे ही पढ़ के काम चला ले, कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ आप पहले से समझते हैं, तो घर पे पढ़ लेते तो और बेटर है। बोलो ना जैसे 2 घंटा टाइम भी बचेगा और पैसा भी बच जाएगा और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगा, बढ़िया से पढ़। तो पहली बात। दूसरी बात, लेकिन घर पे समझ ले तब, लेकिन नहीं समझने है तो यहाँ पे समझने के लिए आए तो एक बार बेसिक जैसे इंडिया इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया, तब जाकर आप लूसेंट खोलिए। एक भी चीज़ उसमें नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर होगा, आपको लगा रही ये छोटा छोटा बात इसमें लिख दिया और बड़ा बड़ा बात इस किताब में लिखना चाहिए। वही जब नहीं पढ़ेंगे तब लूसेंट पढ़िए, तो भी समझ में नहीं। लिखा है लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक बाउंस कर जाएगा, ये अक्षांश क्या होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो टीचर या कोचिंग का रोल उतना ही है कि चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको समझा दिया जाए। पढ़ना तो भाई आप ही को है, हम पढ़ के एग्ज़ाम आपका नहीं पास करा सकते, पढ़ना आप ही को है। बस यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ हम बता सकते हैं कि ये लॉटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, भारत का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। बाकी घर पे जाके उसको रियाज करने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना रियाज करेंगे उतना बेहतर, नहीं रियाज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ का हिस्सा बनेंगे। भीड़ का चेहरा बनने के लिए रियाज करना पड़ेगा, बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो एक काम करना है, लूसेंट सामान्य अध्ययन का इतना मोटा 100-125 के आसपास आता है, ये ले लेना है। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए लूसेंट का एक सहोदर भाई है, सहोदर भाई मतलब सगे भाई है ये दोनों। जो टॉपिक, जितना टॉपिक इसमें दिया हुआ है उतना टॉपिक इसमें भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है लूसेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि भारत और सामान्य परिचय, तो यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा भारत और सामान्य परिचय, फिर यहाँ पे मिलेगा 60, 70, 80 क्वेश्चन का एक लिस्ट जो भारत और सामान्य परिचय के तहत ही होगा। उसमें प्रीवियस एग्जाम में कहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारा वहाँ पे एक बार दिया होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको सेट करके दिया गया होगा। तो आप क्लास पढ़ लिए, पढ़ने के बाद से लूसेंट कर लिए, लूसेंट करने के बाद से इसको टिक कर लिए, जो चीज़ छूट गया उसको उसी समय नोट्स में लिख लिए। इतना काम कर लिए तो भूगोल का कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आपसे नहीं बना तो समझिए एग्जाम में और किसी से नहीं बनेगा। बोलो ना जी सुनो, क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए सेट करता है कि वो किसी से नहीं बने। बात समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए नहीं भागना है कि किसी 100% पे तो रिजल्ट नहीं होता है ना भाई, 60%, 70% ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो उस लेवल पर ही सोचना है, कोई दिक्कत परसेंट। तो ये 2 किताब है लूसेंट। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाना है, दरोगा वगैरह का, बीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह मेंस के लेवल पे जाना है, तो आप एक महेश बर्नवाल का किताब आता है। महेश बर्नवाल का 2 किताब है, एक एनसीईआरटी का सार है जिसमें पॉइंट वाइज दिया है, वो नहीं लेना है। ठीक है, महेश बर्नवाल का इतना मोटा ज्योग्राफी का किताब आता है जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें दी हुई है। अभी 13 एडिशन मार्केट में है, 13वां संस्करण उसका मार्केट में है, तो लेना होगा तो 13वां संस्करण लीजिएगा। कुछ बातें वहाँ पे अपडेट हुई हैं, जैसे लद्दाख इधर से काट कर बना, यूटीज बना तो वो सारी चीज़ें हैं, फिर तेलंगाना बना तो वो सारी चीज़ें हैं। पीछे के एडिशन में ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप महेश बर्नवाल का ये किताब आता है डिस्क्रिप्टिव, उसको लेना है। एनसीईआरटी सार नहीं लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी का सार पतला पॉइंट वाइज है, वो नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको एक देख लेंगे। प्रैक्टिस के लिए अब इस एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र आता है। घटना चक्र, अब ये घटना चक्र सभी सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का है। तो चूंकि अभी ज्योग्राफी चल रहा है तो अब घटना चक्र किसका ले लीजिए, ज्योग्राफी। इसमें वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी दोनों होगा। और आप चैप्टर यहाँ से कंप्लीट किए तो लूसेंट से लर्न जाकर देखकर आप एक ही बार घटना चक्र से देख लीजिए, कम लेवल वाला क्वेश्चन मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो इतना काम साथ साथ में 2-3 किताब लेकर साथ साथ में करना है, कोई दिक्कत परेशानी। साथ ही साथ नेक्स्ट एक ऐसा मैप खरीद लेना है जाते जाते। अभी सुबह तो दुकान खुला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 9 बजे छुट्टी होकर जाइएगा तो एक मैप ऐसा खरीद लेना है और जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा देना है।
अब पढ़ने का ठिकाना तो एक होगा ना भाई, कहाँ पे आप बैठ कर पढ़ते हैं कभी छत पे कभी नीचे, छत पे तो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक मैप ऐसा भारत का एक बड़ा वाला, अब ऐसा नहीं कि कोई इतू सा छोटू सा खरीद लीजिएगा और पता चले कि बार बार देखने के लिए उठ के जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिमाग कतई मत लगाइएगा। 20-25 रुपये में आएगा एक बड़ा वाला, कि मान लीजिए कि जहाँ पे स्टडी टेबल पर बैठे हैं पंजाब देखना हो तो वहीं से दिख जाएगा, अच्छा पंजाब यहाँ पे है, बिहार यहाँ पे, यूपी यहाँ पे है। तो एक मैप ये खरीद कर क्या कर लेना है, लगा लेना है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जी। इतना काम कर लेना है, फिर 30 से 35 क्लास जब आपका इंडियन ज्योग्राफी का ख़त्म होगा तो स्टूडेंट नहीं, एक छोटा मोटा मास्टर आप बन जाएंगे भूगोल का, इतना हमारा विश्वास है, ठीक है। बस शर्ते आप लगातार क्लास करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, जो दिक्कत परेशानी हो उसको पूछते रहें, कोई फिर दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आया? तो इतना सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है। टॉपिक तो कल ही से स्टार्ट होगा, इंडिया इंट्रोडक्शन, आगे क्या करना है। तो इतना काम करने के बाद आज घर पे जाके कोई वो कॉपी होगा जो पढ़ के फेंक दिए होंगे, उसमें से कुछ पन्ना सादा बच गया होगा, ठीक है, उसको निकाल लेना है, या कहीं से सादा पन्ना 10-12 व्यवस्था करके ऐसा 20 गो मैप घर पे बना के प्रैक्टिस कर लेना है। बस इतना ही करके आ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैप बनाएं तो आप भी कल भारत का ही मैप बनाएं, मतलब दिखने से भारत का ही लग जाए इस तरह से। नहीं तो हम बनाए भारत का, पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक ही में बना दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो पहला तो काम ये कर लेना है कि घर पे, रुको ना जी कहाँ लपेटना है, तो एक काम ये करना है कि घर पे जाके, कोई बड़ा बात नहीं है, आप अगर थोड़ा सा स्केचिंग वगैरह करते होंगे तो आपके लिए काम और आसान होगा। और अरे ललित कला के वो पेपर होता था 8वां-7वां में जब पढ़े होंगे, उस समय सब वो पेंटिंग वेंटिंग कराता था। अभी तो बच्चे ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट वाले आ रहे हैं तो पहले से ही पेंटिंग वेंटिंग स्टार्ट हो जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको हेलो, तो ऐसे 20-25 भारत का मानचित्र घर पे बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कहीं से भी कॉपी व्यवस्था करके ये कर लेना है, पहला बात। दूसरा, मैप अगर खरीद लिए, अगर आज मैप खरीद लिए तो 5 बार आपको देख लेना है, 5 बार, कितना बार, 5 बार। यहाँ से स्टार्ट करना है कि ये तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, फिर पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट वाला। ये ऐसे करके आपको 6-7 बार देख लेना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, इतना काम भी कर लेना है। तो क्या बोले भाई, किताब आपको जो बताए अपने हिसाब से किताब ले लेना है, एक मानचित्र खरीद लेना है, 20 मैप घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। हमारा जितना काम था उतना हमने बता दिया, कोई दिक्कत। एक शिक्षक यहाँ तक ही कर सकता है, एक गाइड करने वाला यहाँ तक ही कर सकता है, बाकी करना आपको है। इतना चीज़ों को आप साथ साथ फॉलो कर लेते हैं। हम बोले 20 मैप बना लेते हैं तो आप बना लेते हैं, नहीं बनाएंगे तो अभी कोई फर्क नहीं। घर पे तो कॉपी आपको चेक करने जाएंगे कि नहीं आप कहाँ बनाए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मंगवा देते हैं चेक करने के लिए। फिर भी अब कुछ चीज़ें तो अपने आप, चूँकि आपको भी नौकरी लेना है तो आपको भी समझदारी है, तो इतना तो समझदारी है कि आपको भी उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। तो हमने जितना आपको इंट्रोड्यूस बता दिया कि इतना इतना चीज़ें करनी है, कर लेते हैं आप, साथ साथ फॉलो कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नहीं तो पहले से आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहे तो फिर वैसे ही पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। बोलो ना जी। इस स्टेशन से तो ट्रेन खुलते ही रहेगा, अब इंडियन ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, फिर किसी बैच में इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, तो इधर उधर चलते रहेगा। तो कोई उससे तो एक बार ही मुकम्मल उसको पूरी तरह से अच्छा से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत परेशानी। लास्ट बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 9th क्लास और 10th क्लास का NCERT भूगोल का किताब अगर व्यवस्था हो जाए तो मच बेटर, और न तो डाउनलोड कर लेना है। 9th क्लास और 10th क्लास, इन दोनों क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी है। 9th क्लास में भी आधा इंडियन ज्योग्राफी है और 10th क्लास में भी आधा इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इन दोनों किताबों को व्यवस्था कर लेना है। फिलहाल टेलीग्राम चैनल है, जो लोग नए आए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल 9th क्लास का NCERT बुक हम डाउनलोड करके कुछ देर में आपको उस पर भेजते हैं, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और 9th क्लास का पहला चैप्टर आप खोलेंगे तो पहला ही मिलेगा इंडिया इंट्रोडक्शन, भारत एक सामान्य परिचय। 3-4 पेज में पूरा वो टॉपिक है, इसको घर पे पढ़ के आना है कल, ठीक है। तो क्या क्या करके आना है, 20 गो मैप घर पे बना के प्रैक्टिस करना है, एक बार मैप देख लेना है, और दूसरा 9th क्लास के ज्योग्राफी से पहला चैप्टर इंडिया इंट्रोडक्शन पढ़ के आना है। आते ही पहले 2-4 सवाल पूछेंगे, उसके बाद से फिर आपका क्लास स्टार्ट होगा भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत एक सामान्य परिचय। बोलो ना जैसा, और कोई समस्या सुझाव हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मिलते हैं कल, आगे चर्चा जारी रहेगा। वीडियो ये डलेगा यूट्यूब पे भी, तो आप दोबारा देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्या आप तो लाइव देख लीजिए तो आप कोई दिक्कत। ओके, धन्यवाद।